कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम एजुकेशन इन इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने एंशिएंट पीरियड, मिडिवल, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में एजुकेशन के एवोल्यूशन को अच्छे से ट्रेस किया। हमने एजुकेशन के सिस्टम्स को समझा समय दर समय। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हमने 1968 की एजुकेशन पॉलिसी, 1986 की पॉलिसी में क्या मेजर एम्फेसिस था इसको ऑब्जर्व किया। और आज का हमारा एजुकेशन इन इंडिया का ये अध्याय समाप्त होगा इस टॉपिक के साथ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है वो किस विषय पर बात करती है। डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगम की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी ने 2019 में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विषय में अपना ड्राफ्ट सबमिट कर दिया। वो थी ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमने एक बार उस पर भी पहले बात करी है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में। तो कस्तूरी रंगम कमेटी के द्वारा ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी दी गई। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, स्टेक होल्डर्स के साथ इस पर विचार विमर्श चल रहा है। किसी भी समय देश को फेज्ड मैनर में ये एजुकेशन पॉलिसी मिलेगी। आपके सामने ये पॉलिसी 2020 की पॉलिसी के रूप में आती है। आप इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मानेंगे। 3 दशकों के बाद भारत को एक एजुकेशन पॉलिसी मिली, क्योंकि लास्ट एजुकेशन पॉलिसी 1986 का बदला हुआ एक रूप था जो 1992 में आया था। तब से लेकर के अब तक 30 वर्ष बीत गए थे। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जब बीजेपी ने चुनाव लड़े थे तो 2014 के उनके मैनिफेस्टो में ही एजुकेशन पॉलिसी का विवरण था कि एक नई पॉलिसी लाई जाएगी। उसी के तहत ये लाई गई। पॉलिसी के विजन में मेजॉरली इस बात को ध्यान रखा गया है कि देश के स्तर पर क्वालिटी, इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, इनको ध्यान में रख करके ही एजुकेशन पॉलिसी को तैयार किया गया है। हमें क्वालिटी, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना। हमें इक्विटी, समाज को एक समान स्तर पर लेकर के आना है। एक्सेसिबिलिटी, वो सबको एक्सेसिबल हो और वो अफोर्डेबल भी हो, तभी उसकी एक्सेसिबिलिटी का कोई फ़ायदा है। हम जानते हैं कि भविष्य में तकनीक के स्तर पर चीज़ें बदलने वाली हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे वो इकोनॉमी में प्रोडक्शंस को मैनेज करना हो और चाहे वो गवर्नमेंट सिस्टम में गवर्नेंस को चलाना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और भविष्य में ये निभाएगा। चाहे वो डिलीवरी मैकेनिज़्म को बेटर करना है, गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है, वर्कलोड को अगर हम मैनेज करना चाहते हैं, हर जगह पर वो आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस दे सकता है। इसी विषय में विश्व स्तर पर आने वाले समय में जब प्रायोरिटीज़ चेंज होने वाली हैं, टेक्नोलॉजी एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है, भारत वहाँ पर कैसे एक लीडिंग प्लेयर का रोल प्ले करे, अपने लोगों को कैसे बेहतर जीवन और रोज़गार देता रहे, कैसे इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ बची रहें और कैसे हम अपने नेशन को और ज़्यादा हारमोनियस और स्ट्रेंथन कर पाएँ, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये एजुकेशन पॉलिसी लाने का विचार आया। इस एजुकेशन पॉलिसी में ये माना गया कि भारत का जो एक एंशिएंट सिस्टम ऑफ लर्निंग था, जिसमें आप एक्सपीरियंसेस से बच्चों को सिखाते थे, कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स वो बच्चा खुद करता था, कई तरह के मेथड्स अपनाए जाते थे कि वो चीज़ें सीखे, लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से, उसी को इसमें एम्फेसाइज़ किया गया है। हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके चले तो हम पढ़ेंगे। स्किल्स को एजुकेशन के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। एजुकेशन को और ज़्यादा लाइफ लाइक बनाने की कोशिश की गई है कि वो आपके जीवन में, आपकी क्वालिटी में एक रोल प्ले कर सके, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कर सकें। इस तरह से हर फ्रंट पर, चाहे वो करिकुलर की बात है, चाहे वो स्कूल लेवल पर गवर्नेंस की बात है, चाहे वो नए तरह के सिलेबस और चाहे जो स्कूल का फॉर्मेट है, करिकुलर का फॉर्मेट है, उसमें बदलाव लाने की बात है, पेडागॉगिकल एक्सपीरियंसेस में चेंजेस लाना, पढ़ाने के ढंगों में, हर फ्रंट पर इस पे काम हुआ है। हम वो सभी फ्रंट को देखेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, मेन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एम है वो सिंपली यही है कि मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इंडिया को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाना है इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। इसको ध्यान में रखिए तो सारे परिवर्तन आपको समझ आ जाएंगे कि क्या किए गए हैं। इसी के तहत विजन में आए इस बदलाव के कारण हमने एक बड़ा बदलाव ये भी किया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम वापस से बदल के, ये पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती थी, बट जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 1 के बाद जब यूपीए 2 आया, जिसमें कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर हुआ करते थे, तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हटके। लेकिन वापस से इसे फिर से
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ओके, हमें इसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से नहीं देखना है, हमें मानव को केवल एक संसाधन के रूप में विकसित करने के रूप में नहीं देखना है। मानव अपने आप में कई चीज़ों का सृजन करता है, वो एक कल्चरल वैल्यू स्वयं में भी है और कई कल्चरल वैल्यूज़ को जन्म भी देता है। सोसाइटी का आधार है, फैमिली सिस्टम का आधार है, टेक्नोलॉजीज़ का जनक भी है, उनका उपयोग भी करता है, उनका विकास और उनका सम्मान भी करता है, तभी वो आगे इनोवेशन को सपोर्ट करता है। तो सारे मायनों में देखा जाए तो एजुकेशन को ही इसका बेस मान करके नाम बदला गया है और इसे अब रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, सो रीनेमिंग द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या हैं पॉलिसी के, समझिए। सो की पॉइंट में पहला की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल with 100% gross enrollment ratio in school education by 2030। हमें 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव करनी है 2030 तक स्कूल एजुकेशन में, प्री स्कूल से सेकेंडरी स्कूल लेवल तक। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जब सर्व शिक्षा अभियान आया था, अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय की सरकार थी, 2001-2 की ये बात है, तो तब प्राइमरी एजुकेशन, जिसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, जिसमें लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों आ जाएंगे, फर्स्ट से लेके 8th तक, हमने वहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन अचीव करने का काम किया। सर्व शिक्षा अभियान में फोकस प्राइमरी एजुकेशन था। फिर उसके बाद हमने अपना स्टेप बढ़ाया और हमने देखा कि जो 11th 5 ईयर प्लान था, जो 2007 से 2012 के टाइम के बीच का है, 5 साल का, उसमें हमने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA के माध्यम से हमने किसमें फिर लाने की कोशिश की, द मिडिल स्कूल माध्यमिक शिक्षा अभियान। हमने उसके अंदर 15 से 16 साल यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सलाइजेशन लाने की कोशिश की, यानी कि 9th to 10th क्लास, 11th-12th उसमें नहीं था, 9th to 10th क्लास यूनिवर्सलाइजेशन लाने की बात की। लेकिन इसमें कहीं पर भी आप देखिए, फर्स्ट क्लास से पहले प्री स्कूल की बात नहीं है, यानी कि ये शिक्षा का आरंभ तो 6 बरस की आयु में होता था। पर अब जब हम इसमें प्री स्कूल ऐड करेंगे तो वो 3 से 6 साल की एक पढ़ाई और ऐड हो गई, द प्री स्कूलिंग, जो मोस्टली नर्सरी, LKG, UKG रहा करता था, अब वो इसमें ऐड हो गया। तो 3 साल ये एक्स्ट्रा जुड़ गए और 12 साल पहली से फर्स्ट क्लास से 12वीं तक के वो हो गए। तो 12 + 3 कुल 15 साल की अब ये शिक्षा नीति रहने वाली है, जिसमें हमें यूनिवर्सलाइजेशन अचीव करना है। तो आप इसको ऐसा समझ करके चलिए कि 3 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक, 3 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक, तो 18 में से 3 निकालें तो बचता है 15 साल। तो कुल 15 साल की पढ़ाई, जिसमें 3 साल की आंगनवाड़ी पढ़ाई रहेगी, प्री स्कूल पढ़ाई रहेगी, और 12 साल की प्रॉपर फर्स्ट से 12th क्लास की आपकी स्कूल की पढ़ाई रहेगी। तो एक तो प्री स्कूल इसमें ऐड हो गया यूनिवर्सलाइजेशन के घेरे में, और दूसरा 11th 12th ऐड हो गई यूनिवर्सलाइजेशन के घेरे में। तो टोटल स्कूल एजुकेशन हमें 2030 तक प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल तक यूनिवर्सलाइज करना है, मतलब 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव करना है 2030 तक। ये हमारी नई शिक्षा नीति का मूल बिंदु है। अब बात समझ में आ गई? नया क्या क्या आ गया? प्री स्कूल पे पहले बात नहीं थी, अब प्री स्कूल एंटर कर गया। पहले वाली आंगनवाड़ी सारी पढ़ाई, 11वीं 12वीं देखिए यूनिवर्सलाइजेशन के घेरे में आ गया। फर्स्ट से 12th तक के 12 साल ये हो गए, फिर 3 साल प्री स्कूल वाले 15 साल कुल शिक्षा हो गई। तो फिर शिक्षा के लिए स्टेजेस कहाँ से शुरू हुई? 3 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक, और उसे हम पड़ाव में बांट देंगे। 3 साल से 18 साल की उस उम्र को हम 4 पड़ाव में बांट देंगे, वो मैं अभी पढ़ा दूंगा। तो ये लिखा हुआ है की पॉइंट्स में कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। और इस सारी चीज़ के तहत हम किन का सहयोग लेंगे, किन किन प्लेटफॉर्म्स का सहयोग लेंगे? तो हमने पहले पिछले लेक्चर में एजुकेशन इन इंडिया, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि हमेशा से इस बात पर फोकस किया गया कि ओपन प्लेटफॉर्म्स की मदद ली जाए, ओपन स्कूल सिस्टम की मदद ली जाए।
तो जो 2 करोड़ बच्चे अभी शिक्षा से बाहर हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सबको मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए विद द हेल्प ऑफ ओपन स्कूलिंग सिस्टम। तो गवर्नमेंट के डिस्पेंस में जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं वो सारे यूज़ किए जाएंगे और ओपन स्कूल इसमें बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। 2 करोड़ बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा। सो टू ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम थ्रू एन ओपन स्कूलिंग सिस्टम। नई नीति के तहत जो करंट सिस्टम है, द करंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू 5+3+3+4 curricular structure corresponding to the ages of 5+3, मतलब जो आप ये 5 वर्ष की बात कर रहे हैं, ये 5 years, ये 3 से 8 साल की उम्र में बीतेंगे। 3 ईयर की एज में आपकी एंट्री होगी और 8 साल तक जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये वाला 5 ईयर का सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 साल का एक सेगमेंट शुरू होगा आपका, जो आपका चलेगा 8 साल की उम्र से 11 साल की उम्र के बीच में। फिर आपका एक और 3 साल का फेज़ चलेगा जो आपका चलेगा 11 साल से 14 साल की उम्र के बीच में। फिर आपका एक 4 साल का फेज़ चलेगा जो आपका चलेगा 14 से 18 साल की उम्र में। सिंपल ये कहानी रहने वाली है और आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, ये बहुत आसान है, बहुत सहज है। मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये 5 साल का फेज़ क्या है जो 3 साल की उम्र से 8 साल की उम्र में चलने वाला है। सबसे पहले तो इसमें समझ लीजिए कि 3 साल से 6 साल तक 3 बरस का टाइम तो एब्जॉर्ब हो जाएगा प्री स्कूलिंग में ही, प्री स्कूलिंग में। फिर बचा आपके पास 6 से 7 साल वाला 1 साल, 7 से 8 साल वाला 1 साल, तो 2 साल में फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। तो पहला 5 साल का सेगमेंट बनता है 3 years ऑफ प्री स्कूलिंग एंड 2 years ऑफ स्कूल। ठीक है, इसको ऐसा समझ लो, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड, तो 5 साल का ये एक सेगमेंट बना दिया। नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड, या सिंपल 3 years ऑफ प्री स्कूलिंग एंड 2 years ऑफ स्कूल, ये 5 साल का सेगमेंट हो गया। अब आपके दूसरी क्लास आपकी हो गई इस 5 साल के सेगमेंट में ना। अब आपका नेक्स्ट 3 साल का सेगमेंट क्रिएट हुआ है जिसकी उम्र क्या बनती है, वही 8 से 11 साल। तो इसमें कौन सी क्लास होगी आपकी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। तो सिंपल यहाँ पर आप ऐसा समझ लीजिए कि जो पहले प्राइमरी एजुकेशन में लोअर प्राइमरी 1 से 5 तक होती थी उसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। फर्स्ट सेकंड अलग कर दी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास अलग कर दी है। तो अब आपकी इस 3 साल के पैच में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास हो जाएगी और आपकी उम्र हो गई 11। अब आप आगे बढ़ रहे हैं 11 से 14 साल की उम्र में, अगला 3 साल का एक और पैच शुरू हुआ, वो बिल्कुल क्लियर है हमें, वही 6 5th तक हो गया था ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब आपकी 6th, 7th, 8th क्लास। 6th, 7th, 8th क्लास को पहले हम क्या कहा करते थे, अपर प्राइमरी। तो अब आपकी 6th, 7th, 8th क्लास कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर वो 4 साल वाला सेगमेंट सेम ही है जो 14 से 18 के बीच में चलता है, वो है सेकेंडरी, यानी कि 9th, 10th, 11th, 12th, यानी कि 14 से 18 साल के बीच में 9, 10th, 11, 12th। तो कुल ऐसे बांटा गया है। पहले एक 5 साल का सेगमेंट है जो प्री स्कूलिंग से स्कूलिंग तक का है, प्री स्कूलिंग 3 साल और स्कूलिंग के 2 साल। फिर ये हो गया 5 और 3 बरस से शुरू होना है, 8 बरस में से वाइंड अप होना है। फिर शुरू हो गया 3 बरस का सिस्टम जिसमें थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास कंप्लीट होगी। इसे 8 साल पे शुरू होकर के 11 पे ख़त्म होना है। फिर एक और 30 साल का सेगमेंट शुरू होगा जिसमें कवर होगी 6th, 7th, 8th। इसे 11 साल में शुरू होकर के 14 साल में पूरा होना है। और फिर एक 4 साल का सेगमेंट होगा जिसमें होगी 9th, 10th, 11th, 12th। इसे 14 साल में शुरू होकर के 18 साल में पूरा होना है। तो 5 + 3 + 3 + 4 का फॉर्मेट आ चुका है हमारे देश में, वो पुराना सेगमेंट ख़त्म हो चुका है। ओके, और पहले आप कौन सा सेगमेंट फॉलो किया करते थे कि आपके सामने ही सेगमेंट हुआ करता था। पहले एक 5 + 3 + 4, 5 + 3 + 4। 5 माने फर्स्ट टू 5, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, + 3 यानी कि 6वीं, 7वीं, 8वीं, + 4 माने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 5 + 3 + 4 गया जिसे हम 10+2 सिस्टम कहते थे। अब आ गया 5 + 3 + 3 + 4। अब ये सेगमेंट हो गया। पहले प्री स्कूलिंग कवर्ड नहीं थी, अब प्री स्कूलिंग इसमें कवर्ड है। डन हो गई कहानी। अब ये सारा एज की रेंज भी समझ में आ गई और सारा ये फार्मूला भी समझ में आ गया, है ना। तो इसमें ये लिखा गया है, इट विल ब्रिंग द अनकवर्ड एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years अंडर स्कूल करिकुलम।
ये अब पहली बार आया है। ग्लोबली ये बात आइडेंटिफाई हुई है, रिकॉग्नाइज हुई है कि ये 3 से 6 साल की जो उम्र है, इट इज़ अ क्रूशियल स्टेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज़ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, बच्चे के मानसिक विकास के लिए ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देश ने जिम्मेदारी उठाई है, देश वेलफेयर नेशन के रूप में एक कदम और आगे आया है कि ये 3 वर्षों के लिए भी वो बच्चों को माँ बाप ही के जिम्मे छोड़ करके नहीं चलेगा, देश आगे आएगा, जिम्मेदारी संभालेगा। तो ये कहानी है यहाँ पर। अब देखिए आगे बड़े बदलाव देखिए, हायर सेकेंडरी में देखिए बड़े बदलाव आए हैं। पहले क्या होता था, स्कूल के लेवल पे आपके कुछ भी एग्ज़ाम होते रहे वो अलग बात है, पर 10th का एक ही एग्ज़ाम था बोर्ड, दूसरा 12th का एक ही एग्ज़ाम था बोर्ड, डन, एक एक एग्ज़ाम होता था। अब ऐसा नहीं है। 10th और 12th को और ज़्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए कि बच्चे लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करें, 10th और 12th का जो सिलेबस है उसमें से अपनी कॉम्पिटेंस को विकसित करें, कोर एरियाज़ पर, कोर कॉम्पिटेंस पर ज़्यादा फोकस करें। इसके लिए उसके प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया गया। क्या किया गया, अब सभी बच्चों को ये ऑप्शंस रहेंगे कि वो 10वीं को भी 2 एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करें, 2 बार एग्ज़ाम होंगे, 12वीं में भी 2 बार प्रॉपर एग्ज़ाम्स होंगे। जो पहले एक एक बार होता था सिर्फ, वो एक एक बार नहीं होगा अब। तो सेमेस्ट्रल सिस्टम समझ लीजिए कि एक ही बार में पूरे साल का बोझा जो लाद दिया जाता था वो नहीं रहेगा, डिवाइड कर दिया गया है काम को, और 2 बार पेपर आपके होंगे। और क्रैमिंग पर, रोट लर्निंग पर, रटने पर ध्यान ना दे करके कोर कॉम्पिटेंस पर, अंडरस्टैंडिंग पर, लर्निंग पर फोकस ज़्यादा किया जाए। सो क्लास 10 and 12 board examinations to be made relevant to test core competencies rather than memorized facts, with all students allowed to take the exam twice. Okay, they can appear for the exam twice, 2 बार पेपर देंगे वो। डन है। चलो, स्कूल गवर्नेंस के लेवल पर क्या चेंजेस आए हैं समझिए। स्कूल गवर्नेंस इज सेट टू चेंज। कैसे? नया एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क आएगा। स्कूल की क्या रैंकिंग है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या सिस्टम है। कॉलेजेस लेवल पर आपने देखा होगा नैक एक्रेडिटेशन, A+, B+, इस तरह से। इसके लिए एक नया एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क आएगा जिसके पैमानों पर स्कूल को आंका जाएगा। तो स्कूल को फिर वैसे ही फंक्शन करना पड़ेगा, वरना क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। सो स्कूल गवर्नेंस में बड़ा बदलाव आया है कि एक नया एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क आएगा और देशव्यापी स्तर पर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनेगी जो रेगुलेट करेगी दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, नॉट ओनली पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट ऑल्सो। सो देशव्यापी स्तर पर एक इंडिपेंडेंट संस्था बनेगी जो पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स दोनों को रेगुलेट करेगी। ओके, ताकि जो एजुकेशन पॉलिसी में दिए एलिमेंट्स है वो फुलफ़िल हों। जिस दिशा में देश आगे बढ़ना जरूरी है वैसा बढ़े, वो क्वालिटी अचीव करनी है वो करे, मतलब जो विज़न है, गोल, उसके मुताबिक अचीव किए जा सकें, इस पर बात होगी। अगली कहानी, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के अक्सर हमारे दिमाग में रहता था कि ये पढ़ाई है, पढ़ाई ही मेन है, पढ़ाई ही करिए। एक्स्ट्रा करिकुलर को बहुत अलग रखा जाता था, स्पोर्ट्स को बहुत अलग रखा जाता था, किसी भी वोकेशनल फील्ड को बहुत अलग देखा जाता था। मतलब वोकेशन में बच्चा गया तो मैंने पढ़ाई से दूर हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर में गया, म्यूज़िक में गया, डांसिंग में गया, सिंगिंग में, कहीं पर भी, स्पोर्ट्स में गया, कहते हैं तो पढ़ाई से दूर हो गया। ये कहा गया है कि पढ़ाई को आप क्या मान रहे हैं, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द स्टडी, एजुकेशन क्या है। एक ओवरऑल व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स का इन्हांसमेंट है, उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ को इन्हांस करना है, उसका विजन डेवलप करना है, हमें उसे सरोकारी बनाना है, हमें उसे स्किल्ड बनाना है। तो अब वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहा है या वो वोकेशनल्स में जा रहा है तो वो स्टडी से बाहर है, किसने बोला? ऐसी रिजिड कंपार्टमेंटलाइजेशन बंद करिए। ऐसे नहीं देखेंगे आप स्टूडेंट को, देखा जाएगा कि उसकी रुचियाँ क्या हैं, उसके इंटरेस्ट मैटर क्या हैं, और उसके हिसाब से उसे पूरा फैसिलिटेटिव एटमॉस्फेयर दिया जाए कि वो उस चीज़ में विकसित हो पूरा, और वो भी एट पार ही काउंट किया जाएगा जो बच्चे क्लास में बैठ के लेक्चर लगा रहे हैं उनके। वी नीड टू काउंट दैम लाइक दिस। ओके, तो इसलिए इस चीज़ को सुधार करने के लिए कहा गया है कि एम्फेसिस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ओके, एक बुनियाद बच्चे की बनानी है, हमें उस बात पर ध्यान देना है, एक IQ लेवल इम्पार्ट करना है उनमें। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल स्ट्रीम्स इन स्कूल्स। कोई रिजिड इसमें सेपरेशन नहीं रखी जाएगी, मिला जुला रूप में आप सब बढ़िए आगे। ओके, तो इस चीज़ को दूर करने की कोशिश की गई है। अभी तक 1968 की पॉलिसी वोकेशनलाइजेशन ऑफ कोर्स लेकर के आई थी एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। कितना बड़ा शिफ्ट आ गया देखिए। वोकेशनल एजुकेशन अब शुरू होगी क्लास 6 से, और आप अपना ई पाठशाला ऐप खोलिए ज़रा और उसमें क्लास 6 खोलनी शुरू करिए।
आपको दिखना शुरू हो जाएगा वोकेशनल कोर्सेज ऐड हो गए हैं उसमें। आप 7th 8th खोलिए, देखिए प्लम्बिंग, स्टिचिंग, निटिंग, ये सब ऐड हो गया है। तो क्लास 6 से अब वोकेशनल कोर्स ऐड हो जाएगा, और जिस वोकेशनल कोर्स में इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट है, इंटर्नशिप का अरेंजमेंट करके देगा स्कूल, और बच्चे की इंटर्नशिप होगी। समझ में आई? मतलब उसको प्रैक्टिकल बनाया जाएगा। तो वो सेकेंडरी से अब विजन चेंज हो गया नई पॉलिसी में, सीधा 6th क्लास। सो वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि हमें स्किल डेवलपमेंट करना है, हमें युवाओं को रोज़गार देना है आगे जा कर के, या उन्हें स्वावलंबी बनाना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, और सपना भी आत्मनिर्भर भारत का है। ऐसे में हर कोई नहीं जाना चाहता कॉम्पिटिटिव फील्ड, कॉम्पिटिशन्स में हर कोई नहीं जाना चाहता, रिसर्च में हर कोई नहीं चाहता हायर एजुकेशन या कहीं पर। हम उन्हें क्यों उसी लाइन में घुसेड़ रहे हैं? वो ऑक्यूपेशन में जाना चाहते हैं, वोकेशंस में जाना चाहते हैं, तो उन्हें अवसर दिया जाए शुरू से ही। कब जाके वो 11वीं 10वीं 12वीं के बाद सीखेगा, उसे शुरू से अगर 6वीं से वो चीज़ अगर सिखाई जाए, औज़ारों से उसका ताल्लुक़ कराया जाए, उसे हैंड टूल्स, स्पैनर्स, है ना, ये सब चीज़ों से उसे जानकारी कराई जाए, तो उसमें क्या बुराई है? ये चीज़ है। सो वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप्स, ये एक बड़ा बदलाव लाया गया है। ओके, 5वीं तक की पढ़ाई एट एनी कॉस्ट मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में होगी। बच्चों पे कोई लैंग्वेज इम्फोर्स नहीं की जाएगी। सो टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5, माना गया है कि एक बच्चे का संपूर्ण विकास सबसे बेहतरीन अपनी वो लैंग्वेज में होता है जिसमें उसकी परवरिश पल बढ़ रहा होता है। इसलिए संपूर्ण विकास के लिए बात की गई कि मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज जो है उसकी, उसमें उसको पढ़ाना है। सो टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। क्लियर हो गई कहानी? अब अगला बड़ा रिफॉर्म, इस बार ही मेरे भांजे का जो रिज़ल्ट आया है वो ही इज़ इन 2nd क्लास, तो अभी 2nd में